नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। दिल्ली से खबर की शुरुआत, जहां कोरोना मामलों में इजाफा, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केंद्र की बैठक है आज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से TTT फॉर्मूले पर फोकस करने की जरूरत है। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में कोरोना के मामले जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त रखनी है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। और एक बार फिर से बैठकों के जरिए बड़ी तैयारी, ताकि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और कोरोना की वजह से सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल रहेंगे और सभी के साथ मिलकर चर्चा की जाएगी। दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। दिल्ली से अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां सिकंदराबाद स्टेशन के पुनः विकास की आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा और इस दौरान खास कार्यक्रम भी निर्धारित है। तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ सिकंदराबाद स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम के लिए तेलंगाना के खास दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़े कार्यक्रम भी उनके निर्धारित हैं तेलंगाना में और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा, सिकंदराबाद स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। विशेष कार्य, विशेष तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह मिशन 2024 का आगाज करेंगे। कौशांबी और आजमगढ़ से अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे। दोनों जिलों में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो कौशांबी और आजमगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जहां निकाय चुनाव भी है, 2024 भी है और ऐसे में आज चुनावी शंखनाद के लिए गृह मंत्री का ये खास दौरा कौशांबी और आजमगढ़ में, जहां पर पार्टी की पकड़ कमजोर है, वहां पर फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे में कौशांबी और आजमगढ़, इन दो जिलों को साधने का प्रयास किया जाएगा। मुस्लिम और दलित वोट बैंक का कॉम्बिनेशन है यहां पर और उसी को साधने का प्रयास किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो मिशन 2024 के तहत ये दौरा खास है। पिछले महीने बीजेपी ने हार वाली सीटों को लेकर मंथन भी किया था, इसलिए भी अहम है कौशांबी और आजमगढ़ का दौरा। आजमगढ़ और कौशांबी में अमित शाह का दौरा इसी कड़ी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही निकाय चुनाव में बीजेपी अमित शाह के दौरे का सियासी लाभ लेना चाहेगी और इसी के लिए उनका ये दौरा रखा गया है। पार्टी इसे 2024 के चुनावी संग्राम का सेमीफाइनल मान रही है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कौशांबी में विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। बीजेपी को जिले के 3 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और अब उन्हीं सीटों पर फोकस किया जाएगा। सिराथू, मंझनपुर और चायल में सपा से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृह निर्वाचन क्षेत्र सिराथू से चुनाव हार गए थे। अब इन्हीं सीटों पर एक बार फिर से मंथन और गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति अपनाते नजर आएंगे। दिल्ली से अब खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कई कार्यक्रम आज। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन, गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन, गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम है और इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जाएगा। यूपी दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का आगमन। सरकारी गेस्ट हाउस में सीएम शिंदे करेंगे रात्रि विश्राम। 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अयोध्या में श्री राम के दर्शन पूजन करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो भगवान राम के दर्शन पूजन करेंगे और इसी के लिए उनके दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं प्रशासन के तमाम अधिकारी। तो खास ये दौरा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, जहां अयोध्या के दौरे पर रहते हुए वो भगवान राम के दर्शन पूजन करेंगे। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का आगमन होगा और इसी के साथ 9 अप्रैल को वो अयोध्या जाएंगे। तो सरकारी गेस्ट हाउस में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन इसी के साथ भगवान राम के दर्शन पूजन का भी विशेष कार्यक्रम निर्धारित है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आगमन होगा उत्तर प्रदेश में, क्या तैयारियां हैं? अयोध्या भी वो जाएंगे? बिल्कुल, अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अगर बात करें तो 8 अप्रैल को शाम लगभग 8 बजे के आसपास वो लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे। 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे के आसपास लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। वहां पर अयोध्या पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे जो है राम मंदिर में जो महाआरती होती है उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो हो रहा है वह देखेंगे। इसके अलावा बात करें तो 8-9 अप्रैल को जो एकनाथ शिंदे अयोध्या में कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उसी तौर पर। उसके बाद सरयू घाट पर जाकर के जो एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे वहां पर दर्शन करेंगे। सरयू पर महाआरती में शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। इसके बाद अयोध्या से जो है वापस आएंगे रात 10:30 बजे लखनऊ से, फिर एयरपोर्ट से जो है महाराष्ट्र मुंबई एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले देखा गया हिंदुत्व की बात करने वाली जो शिवसेना थी उसके जो प्रमुख थे उद्धव ठाकरे, वो भी कई बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अब उन्हीं की राह पर एकनाथ शिंदे भी चल रहे हैं और इस समय मुख्य रूप से एक जो है अधिकारी के रूप में बात करें अगर उनकी, तो जो शिवसेना है उस पर अधिकार एकनाथ शिंदे के पक्ष का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दौरा होगा काफी महत्वपूर्ण होगा। आगामी आने वाले चुनाव है 2024, उसको देखते हुए ये पूरा दौरा किया जा रहा है, क्योंकि जो शिवसेना थी लगातार हिंदुत्व की बात करती थी महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ जुड़ती है, एनसीपी के साथ जुड़ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो वहाँ का कोर वोटर था उसका मन भर गया कहीं ना कहीं शिवसेना से। लेकिन एक बार फिर उन वोटरों को अपने साथ लाने के लिए, उन सहयोगों को अपने साथ लाने के लिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वॉकथॉन का आयोजन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वॉकथॉन का आयोजन। शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया वॉकथॉन रूट का नेतृत्व करेंगे और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सभी को जागरूक किया जाएगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें, एक हेल्दी जीवन आप जिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए आप योग को अपने जीवन में शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर आग्रह भी किया जाएगा और इसी के चलते ये विशेष वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये वॉकथॉन का आयोजन हुआ है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया वॉकथॉन रूट का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वॉकथॉन का आयोजन हुआ है। शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। तो इस दौरान ये कोशिश रहेगी
कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सके। और इसके लिए तमाम जो मापदंड हैं, जो मानक हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है। अपने आसपास सफाई रखना ज़रूरी है, अपने वातावरण को अच्छा रखना ज़रूरी है, पर्यावरण को अच्छा रखना ज़रूरी है। और इसी के लिए तमाम विशेष बातों का जिक्र किया जाएगा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहेंगे क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लापरवाही छोड़ने का वक्त आ गया है और एक बार फिर से सावधानी बरतने का समय आ गया है। अयोध्या से अब खबर 155 देशों के जल से होगा राम मंदिर का जलाभिषेक। डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में किया जाएगा जलाभिषेक। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष पूर्व दिल्ली के विधायक हैं डॉक्टर विजय। 23 अप्रैल को होगा जलाभिषेक। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राजनाथ सिंह और स्वामी रामदेव। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 20 देशों के प्रवासी भारतीय सहित कई देशों के राजनयिक भी इसमें शामिल होंगे। मणिराम दास छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन होगा। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राजनाथ सिंह और स्वामी रामदेव। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो 20 देशों के प्रवासी भारतीय सहित कई देशों के राजनयिक भी इसमें शामिल होंगे। मणिराम दास छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन होगा। लखनऊ से अब खबर, कई ट्रेनों का संचालन 8 अप्रैल से निरस्त रहेगा। बंथरा स्टेशन पर लूप लाइन का होगा निर्माण कार्य के चलते रूट पर संचालन बंद रहेगा। 8 से 11 अप्रैल तक लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस निरस्त। 9 से 11 अप्रैल तक लखनऊ आनंद विहार निरस्त। 8 से 11 अप्रैल तक लखनऊ मेरठ सिटी एक्सप्रेस रहेगी निरस्त। 8 से 11 अप्रैल तक बनारस देहरादून एक्सप्रेस निरस्त। 8 से 11 अप्रैल तक का बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त। 9 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस निरस्त। 10 अप्रैल तक का डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 9 से 13 अप्रैल तक लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। तो 8 से 11 अप्रैल तक बनारस देहरादून एक्सप्रेस निरस्त। जो तमाम लिस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी 8 से 11 अप्रैल तक। दिल्ली बनारस एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी 9 से लेकर 12 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। और अब खबर प्रयागराज से है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। खुद को निर्दोष बताते हुए शाइस्ता ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर है प्रयागराज से, जहां पुलिस को अतीक अहमद के खंडर घर से एक रजिस्टर मिला है। बताया जा रहा है महापौर चुनाव में जुटी शाइस्ता ने बीएसपी से जुड़े कई स्थानीय नेताओं को लाखों की फंडिंग दी थी। इसमें प्रयागराज जिले के कई स्थानीय नेताओं के नाम भी दर्ज हैं जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस कस्टडी में रिमांड पर रहे अतीक के मुंशी राकेश लाला ने पुलिस को ये रजिस्टर बरामद करने में मदद की। इस रजिस्टर में हत्याकांड में शामिल फरार शूटरों का भी जिक्र है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो देखकर अतीक अहमद के भौकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो के मुताबिक ये वीडियो अतीक के एक रिश्तेदार की शादी समारोह का है। बताया जा रहा है कि इस शादी में इतनी गोलियां चली थी कि सुबह सफाई के दौरान कारतूस के हजारों खोखे मिले थे। बता दें कि शादी में अतीक अहमद के 50 गुर्गों ने असलहों के साथ वो पहुंचे थे और निकाह के बाद फायरिंग का कंपटीशन भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफों से अनगिनत फायरिंग हुई थी। इस वीडियो में अतीक का भाई अशरफ भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।
तभी अली आता है और खुद भी फायरिंग करने के लिए पिस्टल मंगाता है। तब चाचा यानी अशरफ उसे पिस्टल लोड करके देते हैं और अली फायरिंग करता है। भले ही ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन माफिया अतीक के भौकाल को इसमें दर्शाया गया है। अब खबर बरेली से है, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों में रामनवमी के दौरान हुए दंगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और दोनों ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके ताक पर रखकर विकास भवन में 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाया जा रहा है। न्यूज वन इंडिया के कैमरा में कैद हुई है ये गाड़ी, जो 15 साल की कैटेगरी से बाहर आती है। न्यूज वन इंडिया की रियलिटी चेक में आप देख सकते हैं कि ये विकास भवन जनपद बुलंदशहर का है, जहां पर अधिकारी 15 साल पुरानी गाड़ियों को अपने विभाग में चला रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लागू की है। न्यूज़ वन इंडिया रियलिटी चेक कर रहा है कि विभाग में 15 साल से ऊपर की जितनी भी गाड़ी हैं उनका रियलिटी चेक करेगा कि हर विभाग में कौन कौन सी गाड़ी हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद में हम विकास भवन में खड़े हैं। ये भी वो गाड़ी है स्क्रैप के दायरे में आती है और इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ताकि ये एक्सपायर हो चुकी है। तब भी विभाग इस गाड़ी को चला रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को की नियमों को ताक पर रखकर विभाग चला रहा है। क्योंकि हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता है? ये गाड़ी उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई है, लखनऊ नंबर बताया जा रहा है, ये कागजों में ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं विकास भवन में ऐसी बहुत गाड़ी हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद हुई जो गाड़ी एक्सपायर होने के बावजूद भी विकास भवन में गाड़ी चलाई जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया इसको रिपोर्ट चलाने के बाद में अब देखना होगा कि इन गाड़ियों को स्क्रैप में डाला जाता है और इन गाड़ियों को कब तक हटाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुशीर के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां भोपतपुर सकरिया गांव में झूलते तार गेहूं की फसल के लिए आफत बन गई। बताया जा रहा है कि आपस में तार टकराने की निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि भीषण आग ने पूरी फसल को राख कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करने लगे। किसानों के मुताबिक जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। अब खबर बहराइच से है, जहां जंगल से निकले तेंदुए ने ताबड़तोड़ 7 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तेंदुए के गांव में घुसने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों तक पहुंची, आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को चारों ओर से घेर कर उसमें जाल लगा दिया है। लखनऊ से अब खबर कोरोना वायरस मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी में 7 महीने बाद कोरोना से मौत हुई है। केजीएमयू में भर्ती बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है। 2 अप्रैल को महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जांच कोविड पॉजिटिव निकली थी। बीते दिन राजधानी में 35 नए कोरोना के मरीज मिले। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 120 पहुंच गई है। तो 2 अप्रैल को महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जांच कोविड पॉजिटिव निकली थी। इसी के साथ अब मरीजों की जो संख्या है लखनऊ में वो 120 पहुंच गई है। बीते दिन राजधानी में 35 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। तो लगातार मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और इसको लेकर राजधानी को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो बढ़ते कोरोना मामले चिंता का विषय। राजधानी में 7 महीने बाद कोरोना से मौत हुई है। केजीएमयू में भर्ती बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई। 2 अप्रैल को महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
लखनऊ से अब खबर, निकाय चुनाव के मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अगले 4 दिन में करे सार्वजनिक। कोर्ट ने बढ़ाई है आपत्तियां दर्ज करने की मियाद। मेयर और अध्यक्ष पद की सीटों पर 832 आपत्ति। मुख्य सचिव ने वीसी के जरिए सभी डीएम और मंडलायुक्तों से अपील की है। आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो मेयर और अध्यक्ष पद की सीटों पर 832 आपत्ति। मुख्य सचिव ने वीसी के जरिए सभी डीएम और मंडलायुक्तों से अपील की है। आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से अब खबर, जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगी प्रदेश की पहली बर्ड एवियरी। 50 प्रजातियों के पक्षी दिखेंगे, खाना भी खिला सकेंगे। पक्षियों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ भी तैनात किए जाएंगे। जनेश्वर मिश्र पार्क में बर्ड एवियरी बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पक्षियों की देखभाल के लिए कर्नाटक से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी। तो पक्षियों की देखभाल के लिए कर्नाटक से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया जाएगा, जो कि देखभाल करेंगे पक्षियों की। जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगी प्रदेश की पहली बर्ड एवियरी। तो 50 प्रजातियों के पक्षी दिखेंगे इस दौरान, उन्हें खाना भी खिला सकेंगे। साथ ही साथ पक्षियों की देखभाल के लिए बाकायदा विशेषज्ञ की टीम भी तैनात की जाएगी, ताकि पक्षियों की देखभाल ठीक तरीके से हो सके। जनेश्वर मिश्र पार्क में बर्ड एवियरी बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पक्षियों की देखभाल के लिए कर्नाटक से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी। बिहार में जातियों की पहचान अब अंकों के आधार पर तय किए गए कोड से होगी। दरअसल बिहार में जारी जाति आधारित गणना में अलग अलग जातियों की पहचान के लिए अंकों के जरिए अलग अलग कोड तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जातियों की पहचान होगी। इसके बाद अंकों से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति से आता है। बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे, जिससे जातियों की पहचान हो जाएगी। बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान 17 कॉलम और 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई है। हर जाति के लिए अलग अलग कोड तय किए गए हैं। सारस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसका नतीजा है कि अब समाजवादियों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। न्यूज़ 1 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में न केवल आरिफ और सारस के रिश्ते को लेकर गढ़ी गई कहानी झूठी निकली, बल्कि सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या अब समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, जो पशु पक्षियों के सहारे सियासत साधने पर उतर आई है। जाहिर है नए खुलासे के बाद अखिलेश यादव की किरकिरी होनी तय है। सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर एक बार सियासी चूक हो गई। जिसे उन्होंने मुद्दा बनाया वही मुद्दा ध्वस्त हो गया। चले थे सीएम योगी को घेरने के लिए, उनकी सियासत को तोड़ने मरोड़ने के वास्ते। लेकिन ये क्या, आरिफ और सारस की दोस्ती से पर्दा हटा तो सच के लिबास को पहने झूठ की असलियत सामने आ गई। अगस्त 2021 की फोटो है, और वो जो सारस पक्षी वो हमारे गांव में बचपन से ही रहा था। यहीं आस पड़ोस के 4-5 गांव में वो रहता था, और हमेशा मनुष्यों के बीच में ही रहा वो पक्षी। तो आरिफ जो जिस पक्षी की बात कर रहे हैं, आरिफ का गांव हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर मुश्किल से दूरी पर है। और जो वीडियो वगैरह वो बना रहे हैं, उस तरह की काफ़ी वीडियो हमारे यहाँ पर पहले लोगों के पास में थी, बाकी लोगों ने उसको वायरल नहीं करा। और हो सकता है किसी के पास में हो, किसी के पास में ना हो। और जो वो बता रहे हो कि मैंने उसको ट्रेन करा है या सिखाया है, ये सब कुछ भी नहीं। वो पुराना ही, हमेशा इसी तरह मनुष्य के साथ में उसका व्यवहार पुराना ही रहा। सारस पहले यहाँ रहता था, पहले यहाँ आवा रहा, यहाँ घायल हो गया रहा। दवाई वाई कराई गई जो है, वहाँ देवेंद्र नायक डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर देवेंद्र नायक, जामो से आज दवाई कह रहे हैं वहाँ, तब यहाँ ठीक हो गया रहा जो है।
ठीक हो गए के बाद मेरी छोटी भाई की जो है चोट लाग गई, उसके साथ ही ज़्यादा राहत रहा हूँ अक्सर। जहाँ जहाँ तहाँ उड़ के जाए जो है उसे नाचत रहा जो है इसने उलरत रहा। एक सारस हमारे पड़ोस में ही रामगढ़ी है, वहाँ के बिन्ने भैया हमारे, उन्होंने एक छोटे में एक सारस को कुत्तों ने थोड़ा सा चोटिल कर दिया था, तो वो बिन्ने भैया ने उन्हें पाला पोसा, वही सारस था। अखिलेश आरिफ सारस की दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे थे, भावुकता में खो रहे थे। कभी सोशल मीडिया पर आकर अपनी फीलिंग से आरिफ को हीलिंग दे रहे थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल से सियासी जज्बात को निकाल रहे थे, तो कभी कानपुर प्राणी उद्यान जाकर सरकार पर जुबानी तीर छोड़ने में व्यस्त हो गए। लेकिन ये क्या, जिस आरिफ पर घायल सारस को देखभाल करने की बात को कहकर अखिलेश अपने शब्दों का इनाम दे रहे थे, उस पर से पर्दा हटा तो सियासत गर्मा गई। एक पक्षी और एक आदमी से इतनी अच्छी दोस्ती, जो जहाँ जहाँ आरिफ जाता था साथ में पक्षी का जाना, और जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि आरिफ ने उस घायल पक्षी को उसका इलाज करके बचाया था और वो फिर सारस वहीं पे रह गया साथ में। लेकिन आज सरकार के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है आरिफ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर झूठ बोला, 86 में 56 यादव की बात कही। अगर आज पूछा जाए झूठ बोलने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक से एक मंत्री बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने झूठ बोले जाते हैं। आए दिन पूरी सरकार झूठ की ही व्यवस्था में चल रही है। बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पे सियासत कर रही है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पक्षी की जान बचाता है तो ये तो मानवता है, लेकिन अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रमाण आ गया, सारस आरिफ से पहले विनय की दोस्ती के रंग में रंगा था। विनय ही नहीं, आरिफ के गांव मंडखा, जोधनपुर से लेकर विकीपुर और रामगढ़ी गांव के लोगों का भी दोस्त निकला। सारस ने सबसे मित्रता का भाव दिखाया। तो ऐसे में सवाल है कि जब सारस सबका दोस्त था, तो अखिलेश उसे आरिफ का दोस्त बताने में क्यों लग गए? आरिफ और सारस की दोस्ती को अखिलेश ने मुद्दा क्यों बनाया? न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।